हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वृद्धि और विकास में होने वाले को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लर्निंग। लर्निंग का अर्थ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लर्निंग मतलब होता है सीखना, परंतु जब आप कोई बीएड या आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे का कार्य करिएगा, जब आप शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन कीजिएगा, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग को एक दूसरे टेक्निकल लैंग्वेज में अधिगम का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अधिगम को ही लर्निंग कहा जाता है, अधिगम या सीखना। परंतु आप सीखना ज्यादा शब्द आपका ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, उसकी जगह हम लोग एक टेक्निकल शब्द अधिगम का प्रयोग करेंगे। अब अधिगम के बारे में जान लेते हैं। अधिगम जो है वो शिक्षा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ही अधिगम होता है, क्योंकि अधिगम के द्वारा ही हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वह सभी मनुष्यों में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। हम कुछ ना कुछ हर किसी ना किसी चीज से सीखते रहते हैं, चाहे वो जीवित वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसी सीखने को हम लोग अधिगम का नाम देते हैं या लर्निंग कहते हैं। चलिए अब लर्निंग की एक्चुअल में परिभाषा देख ली। तो लर्निंग की परिभाषा है अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अर्थात अभ्यास, कोई चीज का अगर हम अभ्यास कर रहे हैं या किसी चीज का हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अनुभव हो रहा है, तो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वह परिवर्तन को हम अधिगम का नाम देते हैं। परंतु यहाँ पर अधिगम में एक बात दे रखा है अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि पहले से कुछ अच्छा हमें परिवर्तन आ जाए, पहले से कुछ भी मतलब परिवर्तन आ जाए, पहले से कुछ ज्यादा परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम लोग अधिगम का नाम देते हैं। अब जैसे कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, अगर किसी पत्थर से हमें ठोकर लग जाए, तो जब पत्थर से हमें ठोकर लगेगी, तो अगर हमने उस पत्थर को वहां से हटा दिया और हमने एक बात सीख ली कि हमें आगे हमेशा देख करके चलना है, तो वहां हमने क्या हुआ, अधिगम कर लिया। परंतु यदि हमें ठोकर लगी तब भी हम उस पत्थर को नहीं हटाए या हटाने का नहीं है और आगे भी बिना देख करके चल रहे हैं और फिर दोबारा हमें ठोकर लग जाती है, तो वो अधिगम हमारा वहां नहीं हुआ, क्योंकि अधिगम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। क्योंकि जब हमें ठोकर लगी रहती तो हमें हमेशा पता रहता है कि हम आगे देख करके चल सकते हैं, पर तो वहां हमने नहीं किया, तो वहां अधिगम की दृष्टि से यह नहीं है। अधिगम हमेशा कैसा होगा, तो हमारे व्यवहार में कुछ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करेगा। अब इसकी कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। गेट्स ने कहा है कि अनुभव के द्वारा जो भी हम सीखते हैं, जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे हम सीखना या अधिगम कहते हैं। अब बात आती है कि और भी बहुत सारे ने परिभाषा दी है, तो मैं उस परिभाषा को यहाँ कविता के रूप में लिख रहा हूँ। ये जो कविता है वो मेरे एक शिक्षक थे, उनके द्वारा दी गई थी, तो मैंने उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। और मैं जब भी कभी सीटेट का एग्जाम देने जाता हूँ तो एक बार इस परिभाषा को जरूर देख लेता हूँ, इसीलिए आप भी इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस परिभाषा को जरूर देख लेंगे, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन जो है लर्निंग के डिफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इस परिभाषा को। आपके इसमें बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके जो शिक्षा साथी थे, उनकी परिभाषा इसमें बहुत सारी है। देखिए पहला है, यहां से पढ़ रहे हैं, लर्निंग की परिभाषा देखो, होती इसमें अनेकों क्रिया। लर्निंग की परिभाषा देखो, होती इसमें अनेकों क्रिया। वुडवर्थ कहता नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थिति को प्राप्त करने की है प्रक्रिया। अर्थात वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थिति को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी वह हमारी क्या होगी, लर्निंग होगी। फिर दूसरा है अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन फ्रेंडसन की यह पंक्ति है। मतलब फ्रेंडसन ने क्या कहा कि अनुभव या व्यवहार में, हमारे व्यवहार में जो अनुभव या व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। तो अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन फ्रेंडसन की यह पंक्ति है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन गेट्स की परम शक्ति है।
देखिए दोनों में बिल्कुल अंतर हुआ कि नहीं। अनुभव द्वारा, सॉरी यहाँ 2 बार लाइन लिखा गया है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन गेट्स की परम शक्ति है। मतलब गेट्स ने क्या कहा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और फ्रेंडसन ने क्या कहा, अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन। तो गेट्स का भी हमारा हो गया, हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। फिर चौथा देखिए, कहता वुडवर्थ विकास की तो, वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दी थी छोटा में कि जो हमारे अंदर विकास होता है उस प्रक्रिया को हम लर्निंग का नाम देते हैं। कहता वुडवर्थ विकास की तो गेट्स कहता यह प्रक्रिया है अभिवृद्धि की। गेट्स ने एक और डिफिनेशन दिया था, उसमें बताया था कि अभिवृद्धि की जो होने वाली प्रक्रिया होती है उसे हम लर्निंग कहते हैं। तो वुडवर्थ कहता विकास की, तो गेट्स कहता यह प्रक्रिया है अभिवृद्धि की। क्रो एवं क्रो कहता यह तो अर्जन है आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धि की। अर्थात क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या डिफिनेशन निकल रही है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धि के अर्जन को हम लर्निंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड की ऐसी भक्ति है। मतलब गिलफोर्ड ने ये दिया कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को लर्निंग कहते हैं। तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड की ऐसी भक्ति है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर की परिभाषा रखती है। अर्थात व्यवहार में होने वाली उत्तरोत्तर जो भी सामंजस्य की प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग स्किनर, उसे हम लर्निंग का नाम देंगे, ये स्किनर के अनुसार है। तो हमने यहाँ पे कुछ डिफिनेशन देखा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिफिनेशन देखा। 8 डिफिनेशन को एक कविता में एक बार पढ़िएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज देखा, तो लर्निंग का अर्थ देखा और लर्निंग की डिफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग की प्रकृति, नेचर। ठीक है, इसको उतार लीजिए तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लर्निंग, अर्थात लर्निंग की प्रकृति कैसी होती है। तो पहला हम लोगों ने अभी परिभाषा में भी पढ़ा कि लर्निंग से व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब लर्निंग जब भी होता है तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन, मतलब चेंजिंग आता है। दूसरा क्या हो जाएगा, लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, मतलब अधिगम जो होता है वह अभ्यास और अनुभव के द्वारा होता है। मतलब अभ्यास और अनुभव जितना होता है, अधिक करते हैं, उतना ही लर्निंग की प्रक्रिया और बढ़ती है। नेक्स्ट अधिगम जो है वह अपेक्षाकृत स्थायी होता है, अर्थात अधिगम जो होता है पहले की अपेक्षा जितना हम सीखे रहते हैं उससे कुछ बढ़ता है। अधिगम जो होता है वह सार्वभौमिक होता है, मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सभी जीव अधिगम करते हैं, कोई भी अधिगम से अछूता नहीं है। नेक्स्ट अधिगम वातावरण और क्रियाशीलता की उपज होती है। तो अधिगम जो होता है वह हम इन्वायरमेंट और जो अपना क्रियाकलाप करते हैं उसके द्वारा अधिगम करते हैं। अर्थात अधिगम जो है वह वातावरण और क्रियाशीलता के अनुसार हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने आप पत्थर का उदाहरण लिया था, वो आपका क्या हो गया, वातावरण का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके अनुसार हम अधिगम करते हैं। नेक्स्ट है अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो अधिगम जो है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था आप लोग को। नेक्स्ट अधिगम का स्थानांतरण होता है। हम अधिगम का एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरण या एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण करते हैं। अर्थात हम कुछ सीखते हैं तो हम सीखने के बाद अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अर्थात अधिगम का स्थानांतरण करते हैं। लास्ट है हमारा अधिगम जो होता है वह सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, अर्थात जो होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है वह अधिगम के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसीलिए अधिगम हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिसको हम लोग प्रतिदिन प्रति क्षण हम लोग कुछ ना कुछ हम अधिगम करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये 8 इसकी प्रकृति है, नेचर है, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक और नेक्स्ट अधिगम के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।